गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब अच्छा चल रहा है ना? वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ क्लास 12 लेक्चर सीरीज। एक वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, दिस इज द सेकंड वन वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसको हम यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे। सो अपनी अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। इससे पहले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था वो था एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट चार्ज, कि चार्ज क्या होता है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट्स और रिपेल एनी अदर चार्ज पार्टिकल। मैंने थोड़ी बहुत आपको पॉइंट्स बताए थे, जिससे इसका सिंबल बताया था, डायमेंशन बताई थी, यूनिट बताई थी, इसकी लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। तो उस सब का पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या जानते हैं हम चार्ज के बारे में बेटे? तो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द चार्ज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। क्या होता है ये? इट्स अ प्रॉपर्टी of a matter which attracts or repel any other charge। ठीक, अच्छा, प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, किस टाइप की प्रॉपर्टी होती है ये। तो दो तरह की प्रॉपर्टी ये फॉलो करती है। एक तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और दूसरी इट्स ए इंट्रिंसिक वन। हम जानते हैं ना, केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा हुआ क्लास 11th में, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो ये होती है बेटे इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर चार्ज पार्टिकल। मतलब जब वो प्रॉपर्टी किसी मैटर पे आ गई तो उसकी वजह से वो किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल को या चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। यही बेसिक प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी चार्ज के बारे में। इसके अलावा इसका सिंबल, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। दो Q ले रखे हैं हमने, कैपिटल Q, स्मॉल Q। 90% केस में स्मॉल Q जो होता है वो वेरिएबल चार्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहीं कैपिटल Q फिक्स चार्ज के लिए। ठीक, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो है बेटे कूलम, रिप्रेजेंट करते हैं C से। वहीं इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इसकी होती है बेटे ESU। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, क्या होती है इसकी? ESU। और उसी ESU का दूसरा नाम होता है फ्रैंकलिन। ठीक, और हम जानते हैं 1 ESU इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ये भी याद रखना जरूरी है, मल्टीपल चॉइस में आ जाता है। वहीं इसकी लार्जेस्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट होती है इसकी फैराडे, और 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम। एक बार दोबारा से देख लीजिए, ऐसा यूनिट होती है कूलम। ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। अच्छा, हमारे लिए क्यों काम की? क्योंकि यही वो यूनिट है जिसमें हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ये वो यूनिट है जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बड़े कंफ्यूजन रहती है ना कि सर ने कूलम, माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लिया, फैराडे को कूलम में कन्वर्ट कर लिया, या ESU या फ्रैंकलिन को सीधे कूलम में कन्वर्ट करके रख दिया। हम करें तो किस में करें कन्वर्जन? तो इसका सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी ट्रिक है, ऐसा यूनिट रट लो। अब हम जानते हैं कि सारी की सारी कैलकुलेशन किस में परफॉर्म की जाती है? ऐसा यूनिट में। तो अगर हमें फैराडे में चार्ज दिया तो भी कूलम में कन्वर्ट करके करना है, अगर हमें ESU में चार्ज दिया तो भी कूलम में कन्वर्ट करके रखना है, माइक्रो कूलम में दिया तो भी कूलम में ही कन्वर्ट करना है। तो ऐसा यूनिट अगर हमने याद कर ली तो हमें पता रहेगा कि कैलकुलेशन में परफॉर्म करने के लिए कन्वर्जन किसके अंदर करना है। यूनिट हो गई। इसके अलावा अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं कि किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो बेटे ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, यूनिट हो गई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई, अब सिंबल, यूनिट, और लास्ट में आता है बेटे इसका डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है चार्ज की? 80। तो ये भी एक ट्रेडिशन है कि हम देख रहे हैं क्लास 11th ले लो, 12th ले लो, नीट ले लो, जेईई मेंस ले लो, एक डायमेंशन का क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, चाहे वो 11th के पेपर में मिले, चाहे वो 12th के एग्जाम से मिले। 11th में तो है ही, डेडिकेटेड चैप्टर है बाकायदा। लेकिन हम 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देख सकते हैं कि डायमेंशन का एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में आ जाता है। इट्स लाइक अ ट्रेडिशन विच इज फॉलोइंग बाय ऑल द एग्जामिनेशंस, लाइक इन 11th, 12th, जेईई मेंस में भी एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, नीट में भी एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। तो इसीलिए डायमेंशन का पता होना हमें बहुत जरूरी है। जो भी क्वांटिटी, जो भी फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं, उन सब की डायमेंशंस का हमें पता होना जरूरी है। तो लेट्स बिगिन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। एक एक करके सारी प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम जानते हैं वो है कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर एक दो अपोजिट चार्ज बॉडीज हैं, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, या एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो वे हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे बेटे? अट्रैक्ट करेंगे, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो।
लेकिन अगर दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के सामने हैं या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के सामने हैं तो वे एक दूसरे को केवल तब रिपेल कर सकते हैं जब उन पे मैग्नीट्यूड सेम हो। क्या हो? उनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। ध्यान दो, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो ये था कि दो सिमिलर चार्ज बॉडी ऑलवेज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ऐसा नहीं है, दो सिमिलर चार्ज बॉडीज एक दूसरे को केवल तब रिपेल कर सकते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो? सेम हो। मतलब अगर इधर +4 कूलम चार्ज की बॉडी है और उसके सामने भी +4 कूलम चार्ज की बॉडी है, तभी एक दूसरे को वे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अगर इधर +4 कूलम चार्ज की बॉडी है और इधर +2 कूलम चार्ज की बॉडी है और मैं एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आया तो रिपेल नहीं करेंगे, पहले अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और फिर रिपेल करेंगे। फर्स्ट अट्रैक्शन देन रिपल्शन, ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी तक जो हम सुनते आ रहे थे वो क्या था कि दो सिमिलर चार्ज बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करती हैं, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत नहीं है। वो सही है कब? जब दोनों पे मैग्नीट्यूड कैसा हो? सेम हो। मतलब अगर इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के सामने पॉजिटिव चार्ज बॉडी ही रखी है और दोनों पे मैग्नीट्यूड इक्वल है, वे केवल तब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अनइक्वल है तो क्या होता है? तो जवाब है बेटे, जब दो अनइक्वल चार्ज बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, मान लो ये +4 कूलम है, ये +2 कूलम है, और इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आए तो चार्ज ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। और चार्ज ट्रांसफर कहां से कहां होता है? हायर चार्ज से लोअर चार्ज। वैसे स्टेटमेंट ये है कि चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू ए बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। लेकिन समझने के लिए बस इस बात का हम ध्यान रख सकते हैं कि भाई जिस पे ज्यादा चार्ज है वहां से बॉडी ट्रांसफर होने वहां से चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा उस वाली बॉडी में जिसमें कम चार्ज है। और जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसका फॉर्मूला होता है Q1 + Q2/2। मतलब अब ऐसे समझिए, इधर से 4 कूलम है, अब इधर से चार्ज ट्रांसफर करना स्टार्ट हुआ 2 कूलम वाले में, अब इधर से 3 कूलम रह गया और अपना 1 कूलम इसने इसे दे दिया तो इसका भी कितना हो गया? 3। अब दोनों पे सिमिलर चार्ज आ गया। जब दोनों पे सिमिलर चार्ज आ जाएगा, ध्यान दो मैंने क्या बताया था, अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वे क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। तो जैसे ही कांटेक्ट में लेके आए, चार्ज ट्रांसफरिंग स्टार्ट हुई और ट्रांसफर होने के दौरान, क्या बोला मैंने? ट्रांसफर होने के दौरान जो फोर्स लगती है एक दूसरे पे वो कौन सी लगती है? अट्रैक्टिव। और जैसे ही चार्ज ट्रांसफर हो गया, दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम हो गया और सेम होने के बाद फाइनली वे एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब दो सिमिलर चार्ज बॉडीज ऑलवेज रिपेल ईच अदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बट इफ दे डू नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फर्स्ट दे विल ट्रांसफर चार्ज एंड बिकम सेम। पहले एक दूसरे में चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, देन चार्ज का अमाउंट जब इक्वल हो जाएगा तो फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और ट्रांसफरिंग के दौरान जो फोर्स लगती है वो कैसी होती है बेटे? अट्रैक्टिव होती है। और जो फॉर्मूला मैंने बताया कितना? Q1 + Q2/2। आप यहां भी लगा सकते हो। पहले इस पे चार्ज था 4 कूलम प्लस इस पे कितना चार्ज था? 2 कूलम अपॉन 2। 4 + 2 कितना? 6/2। आंसर कितना आया? 3। मतलब इस वाली बॉडी पे भी 3 कूलम चार्ज और इस वाली बॉडी पे भी 3 कूलम चार्ज। ध्यान रखिएगा, इसे वैसे फॉर्मूले में हम लिखेंगे और इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है, अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि क्या दो सिमिलर चार्ज बॉडी एक दूसरे को हमेशा रिपेल करती है, तो जवाब है हाँ। लेकिन कब? जब दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो क्या होगा? तो जवाब है कि सर पहले एक दूसरे में चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफरिंग के दौरान जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी? अट्रैक्टिव लगेगी। तो पहले अट्रैक्ट करेंगे और फिर जब बराबर बराबर चार्ज आ जाएगा दोनों पे, फिर बाद में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो फिर से मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर दो सिमिलर चार्ज बॉडीज हैं विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इट, आइडियल कैपेसिटेंस है दोनों का, और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आए, तो फिर कौन सा फोर्स वे एक्सपीरियंस करेंगे? ऑप्शन 1 अट्रैक्शन, ऑप्शन 2 रिपल्शन, ऑप्शन 3 फर्स्ट अट्रैक्शन देन रिपल्शन, एंड ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 फर्स्ट रिपल्शन देन अट्रैक्शन। तो क्या जवाब है आपका? सोच के जवाब दीजिए। फर्स्ट रिपल्शन देन अट्रैक्शन? नहीं, फर्स्ट अट्रैक्शन देन रिपल्शन। बिल्कुल सही जवाब। पहले एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे क्यों? क्योंकि जैसे ही अनइक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज एक दूसरे के सामने आते हैं तो चार्ज जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे वे एक दूसरे में चार्ज ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे, और ट्रांसफरिंग के दौरान जो फोर्स लगती है वो कौन सी है? अट्रैक्टिव। तो इसलिए पहले अट्रैक्ट करेंगे, जब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा दोनों में बराबर बराबर हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फर्स्ट अट्रैक्शन देन रिपल्शन, दैट्स द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा है? तो लिख लेते हैं फटाफट से ये दोनों प्रॉपर्टी, आप इसे नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। तो एक बार जरा यहां देख लीजिए क्या बोल रहे हैं।
टू ऑपोजिट चार्ज बॉडीज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, दो ऑपोजिट चार्ज बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। एंड द सेकंड वन इज टू सिमिलर चार्ज बॉडी ऑलवेज रिपेल ईच अदर, दो सिमिलर चार्ज बॉडी एक दूसरे को हमेशा क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अगर दोनों बॉडीज पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम हो। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज नॉट सेम, अगर दोनों बॉडीज पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, देन द फोर्स बिटवीन देम इज फर्स्ट अट्रैक्टिव देन रिपल्सिव। दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी, अट्रैक्टिव, और बाद में रिपल्सिव। ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास पहला चार्ज +4 कूलम है, दूसरी बॉडी भी +4 कूलम चार्ज है, तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास पहली बॉडी पॉजिटिवली +4 कूलम है लेकिन दूसरी +2 कूलम है, तो पहले क्या होगा, जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे चार्ज ट्रांसफर करना स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों में चार्ज इक्वल ना आ जाए, बराबर ना हो जाए। मतलब इस 4 कूलम वाली बॉडी से 2 कूलम वाली बॉडी में चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों में चार्ज बराबर बराबर ना आ जाए। तो मतलब यहां से मान लो 1 कूलम निकल के इधर चला गया, तो यहां से 1 कम हो गया, 3 कूलम रह गया, और यहां 1 कूलम बढ़ गया, 3 कूलम हो गया। तो तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों में बराबर ना आ जाए, और जैसे ही बराबर आएगा, हम जानते हैं मैग्नीट्यूड अगर सेम रहा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये लोग रिपेल करेंगे। तो पहले ट्रांसफर हो रहा है चार्ज, जब तक ट्रांसफर होता रहेगा, ट्रांसफरिंग के दौरान जो फोर्स लगती है वो होती है अट्रैक्टिव, और जब ट्रांसफर हो जाएगा तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये रिपेल करेंगे। तो ध्यान रखना कि अगर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है दोनों बॉडीज पे, तो वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं हमेशा, कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर उन पे मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो पहले वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फिर रिपेल करेंगे। पॉइंट समझ में आया? और क्या बताया था मैंने कि क्या फॉर्मूला लगता है ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज का, Q = Q1 + Q2/2। हाँ जी बेटे, तो अब जरा यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए आपके पास 2 चार्ज बॉडी है, एक पे है +4 कूलम चार्ज और दूसरे पे है +2 कूलम चार्ज, और जैसे ही एक दूसरे की बॉडी कांटेक्ट में आती है, तो हमने अभी अभी सिखाया अगर कांटेक्ट में आएंगी तो चार्ज ट्रांसफर होगा, +4 कूलम और +2 कूलम। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे ही कांटेक्ट में आएगी और जब चार्ज ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर होने के बाद दोनों बॉडीज पे कितना कितना चार्ज रह जाएगा। और मैंने क्या बताया था, इसका क्या फॉर्मूला है, Q = Q1 + Q2/2। और ध्यान रखिएगा विद साइन के साथ रखना है, ठीक। अब हम जानते हैं कि इस पे 4 कूलम है, इस पे 2 कूलम है, तो Q1 की वैल्यू हो गई हमारी 4, Q2 की वैल्यू हो गई हमारी 2। तो दोनों पे चार्ज कितना आएगा ट्रांसफर होने के बाद, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, Q1 + Q2/2 यानी 4 + 2/2, 6/2। आंसर कितना आया, 3, यानी इस पे भी 3 कूलम चार्ज और इस पे भी 3 कूलम चार्ज। तो ट्रांसफरिंग होने के दौरान जो चार्ज दोनों पे आया वो कितना, इस पे भी 3 कूलम और इस पे भी 3 कूलम। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बोर्ड में आते हैं सीधे सीधे एज इट इज। तो एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को कवर कीजिए, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, एक एक करके फिर करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। अब मान लीजिए मेरे पास एक +2 कूलम की बॉडी है और एक -8 कूलम की बॉडी है, और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आए। तो बताइए कि जब कांटेक्ट में लेके आएंगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा। तो जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर होने के बाद दोनों पे कॉमन कितना चार्ज आएगा, Q की वैल्यू आपको बतानी है कि दोनों बॉडीज पे कितना चार्ज आएगा। एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए। ट्राई किया, कैसे करेंगे, तो मैंने अभी अभी बताया था कि Q1 की वैल्यू ये रही, Q2 की वैल्यू ये रही। क्या फॉर्मूला लगेगा दोनों पे, Q1 + Q2/2। Q1 की वैल्यू कितनी है बेटे, 2 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी है, -8 कूलम/2। मैंने क्या बताया था, Q1 + Q2/2 कैसे रखना है, विद साइन। चार्ज के ऊपर जो साइन है उसको जैसा है वैसे का वैसे रख दीजिए। तो 2 ± -8/2, ये आ गया बेटे -6/2, ये हो गया 3। समझ में आ रही है? तो दोनों पे कितना कितना चार्ज हो जाएगा, इस पे भी -3 कूलम और इस पे भी -3 कूलम। अब क्वेश्चन, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन भी आ जाता है, मान लो इस पे +2 कूलम था और इस पे -8 कूलम था और दोनों पे कांटेक्ट में लेके आया, तो जो फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी। तो हम सब जानते हैं कि दोनों अपोजिटली चार्ज बॉडीज थी, पहले एक पे +2 कूलम था, एक पे -8 कूलम था। तो जो फोर्स लगेगी वो पहले कौन सी लगेगी, अट्रैक्टिव, ठीक। लेकिन जैसे ही चार्ज ट्रांसफर हुआ और दोनों में -3 कूलम हो गया, तो हम जानते हैं कि सिमिलर चार्ज बॉडी विद सेम मैग्नीट्यूड एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल। तो दूसरे केस में जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी, रिपल्सिव।
तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक पे +2 कूलम चार्ज है, एक पे -8 कूलम चार्ज है, दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट में लेके आए, तो बताओ कौन से टाइप की फोर्स लगेगी? ऑप्शन ए अट्रैक्टिव, ऑप्शन बी रिपल्सिव, ऑप्शन सी फर्स्ट अट्रैक्टिव देन रिपल्सिव, एंड ऑप्शन 4 फर्स्ट रिपल्सिव देन अट्रैक्टिव। तो क्या जवाब सही होगा? अब हम समझ गए कि क्या कंडीशन रहेगी, फर्स्ट अट्रैक्टिव देन रिपल्सिव। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम टॉपिक चेंज करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। हाँ जी बेटे, तो लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? एक बॉडी है, इस पे है +4Q चार्ज, ठीक, और दूसरी बॉडी है, इस पे है -2Q चार्ज, ठीक। इस वाली बॉडी को नाम दे दिया हमने A, इस वाली बॉडी को नाम दे दिया हमने B। तो कंडीशन क्या है? एक थर्ड बॉडी है C जो अनचार्ज है, मतलब उस पे नेट चार्ज कितना है? 0 है। वो पहले A से कांटेक्ट में लेके आए, फिर B से कांटेक्ट में लेके आए, फिर दोनों से हटा दिया। अब A और B को आपस में कांटेक्ट में लेके आए और फिर दोनों से हटा दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ दोनों बॉडीज पे फाइनली कॉमन चार्ज कितना बचा? दैट्स द क्वेश्चन यू हैव टू टेल। एक बार ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं समझाता हूं। ट्राई किया? हाँ जी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान दीजिए। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि एक अनचार्ज बॉडी आई, मतलब जिस पे चार्ज कितना था? 0, वो A के टच में आ गई। तो हम जानते हैं कि जो कोई भी अनचार्ज बॉडी हो, चार्ज बॉडी हो, जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो चार्ज ट्रांसफर करती हैं विद द फॉर्मूला Q1 + Q2/2 विद साइन, चार्ज के ऊपर जो साइन है। अब हम जानते हैं Q1 की वैल्यू कितनी है बेटे? 4Q, प्लस इस वाली बॉडी पे चार्ज कितना था? 0, अनचार्ज बॉडी थी, /2। आंसर आया 4Q/2, डिवाइड कर दिया, अब ये हो गया 2Q। मतलब इस वाली बॉडी पे भी +2Q चार्ज और इस वाली बॉडी पे भी +2Q चार्ज, ठीक। अब उसने कहा कि एक बार तो इससे टच में लेके आए, फिर उसी बॉडी को इससे टच में लेके आए। इस पे कितना चार्ज है? +2Q, ओके। अब इस +2Q वाली बॉडी को जैसे ही मैं इस वाली बॉडी के टच में लेके आऊंगा तो चार्ज यहां भी ट्रांसफर होगा। क्या फॉर्मूला रहेगा? Q = Q1 + Q2/2। Q1 की वैल्यू कितनी है? -2Q, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? 2Q/2। काट दो, आंसर कितना आएगा? 0। ये तो दिखाई भी दे रहा है कि भाई जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा दोनों का? 0। तो अब दोनों पे नेट चार्ज 0 हो गया, यानी इस पे भी 0 हो गया और इस पे भी 0 हो गया। पॉइंट समझ में आया? अब क्या कह रहे हैं? पहले केस में एक अनचार्ज बॉडी ली, उसको A से टच कराया, फिर दूसरे केस में उसको B से टच कराया। अब A और B को आपस में टच करा रहे हैं। तो थर्ड केस में जैसे ही A और B को आपस में टच कराएंगे, मतलब इसे और इसे, तो इस पे कितना चार्ज है बेटे? 2Q। इस पे कितना चार्ज है? 0। तो दोनों पे कॉमन चार्ज कितना आ जाएगा? तो 2Q + 0/2। आंसर कितना आया? 2Q/2। 2 से 2 कट गया, कितना आया? Q। यानी इस पे भी Q चार्ज रह गया और इस पे भी Q चार्ज रह गया। तो जो क्वेश्चन था कि फाइनली दोनों बॉडीज पे कितना कितना चार्ज है, तो क्या जवाब दोगे? +Q एंड +Q। दैट्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो चार्ज ट्रांसफरिंग का केस समझ में आ गया, उसके क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है उसका नाम है बेटे एडिटिविटी, जो खुद एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। इस बात को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मार्केट गए कुछ सब्जी खरीदने के लिए, तो हमने 2 किलो गोभी ले लिए, 2 किलो टमाटर ले लिए, 2 किलो आलू ले लिए। सब्जी के अंदर हमने 6 किलो सामान भर लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बेटे आपने 2 किलो गोभी ली, 2 किलो टमाटर लिए, 2 किलो आलू लिए, आपके थैले में कितना वजन कितना हो गया? तो आप सिंपली जवाब देंगे सर 6 kg हो गया। अगर मैं सिंपली मास पूछूं तो आप बोलोगे सर 6 kg मास इसके अंदर अवेलेबल है, हाँ या नहीं? हाँ। अब अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपने इस बात को ध्यान से देखा कि किस डायरेक्शन में रखा है, कैसे रखा है, किस तरीके से रखा है, तो आप सिंपली आंसर दोगे नो सर, इसमें डायरेक्शन वाली क्या बात है, स्केलर क्वांटिटी है मास, टोटल मास कैसे निकलता है? तो जवाब है टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा बैग है उसके अंदर टोटल मास कितना हो गया? 6 kg। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम इज विद चार्ज। मान लीजिए इस रूम के अंदर एक आ गया +4 कूलम, एक आ गया +2 कूलम, एक आ गया +3 कूलम, एक आ गया +6 कूलम, और मुझसे कोई पूछा जाए कि बताओ इस रूम के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो मैं उन सब को सिंपली क्या कर दूंगा?
ऐड कर दूंगा। दैट इज द प्रॉपर्टी नोन एज एडिटिविटी। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन इट। मतलब जो बॉडी पे टोटल चार्ज है वो सभी छोटे 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 चार्जेस के सम के इक्वल है। सिंपली लाइक ए स्केलर क्वांटिटी, लाइक हम मास का टोटल कर रहे थे, ऐसे ही अगर हमें किसी बॉडी में टोटल चार्ज का पता लगाना है तो जितने भी छोटे छोटे चार्जेस हमने बॉडी को सेंड किए हैं उन सबका टोटल कर दो। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो लिखते हैं इस प्रॉपर्टी को एडिटिविटी। हाँ जी, तो एक बार जरा यहां ध्यान दीजिए क्या कह रही है प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ एडिटिविटी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एडिटिविटी द टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन इट। यानी मैथमेटिकली अगर मैंने एक बॉडी ली है और उस पर पहले चार्ज दिया Q1, फिर Q2, फिर Q3, फिर Q4, अप टू मैंने इसको ऐसे Qn चार्ज दे दिए और मुझसे किसी ने पूछ लिया बताओ बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, तो मैं क्या कहूँगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 अप टू Qn। इस तरीके से सारे चार्जेस को जोड़ते चले जाओ विद साइन। विद साइन आप सोचते होंगे बार बार मैं ये क्यों लिख रहा हूँ विद साइन। कुछ ही केस हैं जिसमें चार्ज के ऊपर का साइन मायने रखता है, अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर को छोड़ के कहीं भी चार्ज के ऊपर का साइन नहीं रखते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू है तो भी क्यू रखेंगे, नेगेटिव क्यू है तो भी क्यू रखेंगे। हमेशा चार्ज को बिना साइन के प्लेस किया जाता है क्योंकि ज़्यादातर क्वांटिटीज वेक्टर हैं तो वो अपने आप ही डायरेक्शन को अलाइन कर लेती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए तो इसे नोट कीजिए विद साइन। ठीक, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसे नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। तो एडिटिविटी तो समझ में आ गई। चलो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मान लीजिए इस पे +4 कूलम चार्ज दिया है, इस पे +2 कूलम चार्ज दिया है और एक दिया है इन्होंने -6 कूलम चार्ज, और एक चार्ज बाहर रख दिया इसने +2 कूलम, +3 कूलम और +4 कूलम। अब कह रहा है बताओ इस टोटल बॉडी पे, इस वाली बॉडी पे बाहर अंदर जो भी चार्ज है बताओ टोटल कितना चार्ज है। क्या आंसर लिखेंगे? हाँ जी, हमने ऑलरेडी बता चुके हैं टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। जितने भी चार्जेस हैं उन सबका सम कर दो। लेकिन एक बॉडी के ऊपर, बॉडी से बाहर यूनिवर्स के अंदर तो बहुत कुछ है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज हैं। हमें बाहर का चार्ज काउंट नहीं करना है, जितना भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज है हमें वो काउंट करना है। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 3 चार्ज है, विद साइन रखना है। Q1 की वैल्यू +4 कूलम, प्लस Q2 की वैल्यू +2 कूलम, प्लस Q3 की वैल्यू -6 कूलम। 4 + 2 6 और -6, आंसर कितना आया? 0। यानी इस बॉडी पे कोई चार्ज अवेलेबल है ही नहीं, इवन दो आपने इंडिविजुअल चार्जेस दे रखे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी तरीके से चार्ज का कंसेप्ट काम करता है, इसी तरीके से काम करती है प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। इसे नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। एडिटिविटी के बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4, दिस इज कॉल्ड बेटे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है ये? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जैसे सारी कंजर्वेशन की डेफिनेशन हमने आज तक पढ़ी है, इस कंजर्वेशन की भी वैसे ही कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम सब जानते हैं कि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, या जो बुक्स के अंदर पढ़ा है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लाइक एज मास आल्सो, आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, तो सेम डेफिनेशन हम उसकी भी दे सकते हैं कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये डेफिनेशन तो एक तरीके से सरकारी डेफिनेशन है, हर जगह दी जा सकती है। इसका मतलब क्या है? मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चन वो पूछता है वो इस तरीके से नहीं पूछता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन लिख दीजिए, या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डायरेक्टली भी पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये कोई इस 12th लेवल की या ग्रेड 12th के लेवल का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इसमें से जिस तरह से वो घुमा के क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ज़रा इस बार इस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी, ओके, और इस पे हमने 3 अलग अलग चार्जेस दिए। इधर दिया Q1, Q2, Q3, Q4, इधर दिया Q5, इधर दिया Q6। ठीक, कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा, रादर नोट हम इस पे फोकस करते ही नहीं। हमने एक बॉडी ली और बॉडी जो है वो आइसोलेटेड है। कैसी बॉडी है बेटे? आइसोलेटेड है, मतलब विच कैन नॉट ट्रांसफर मैटर एज वेल एज एनर्जी टू द सराउंडिंग।
क्लास 11th में पढ़ा तो होगा। 3 तरह की बॉडी होती हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, या ओपन बॉडी, क्लोज बॉडी, आइसोलेटेड बॉडी। ओपन बॉडी क्या होती है? जो मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर ले। क्लोज बॉडी जो एनर्जी तो एक्सचेंज कर लेती है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं करती। वहीं आइसोलेटेड बॉडी जैसे थर्मस के अंदर चाय, ना तो एनर्जी बाहर जाएगी ना ही मैटर बाहर जाएगा। तो ये एक आइसोलेटेड बॉडी है और इसके अंदर जितनी भी ये छोटी छोटी हमने सब बॉडीज ली हैं, ये सारी कंडक्टिव बॉडी है। कैसी बॉडी है? कंडक्टिंग, मतलब चार्ज को ट्रांसफर कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज भी जा सकता है, सब कुछ अंदर मूव कर सकता है, बशर्ते बाहर कुछ नहीं निकल सकता, बाहर से अंदर कुछ नहीं आ सकता। ओके, अब ऐसे समझ लीजिए कि इस बॉडी को हमने पकड़ के शेक कर दिया। अब जैसे ही शेक कर दिया तो चार्ज जो है, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी इसके अंदर थे, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज कि चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो Q1 उधर से निकल के नीचे इस वाले में आ गया और Q2 इधर से निकल के इधर चला गया, इधर चला गया Q3, इधर चला गया Q4, इधर चला गया Q5 और इधर आ गया Q6। अब क्वेश्चन ये है कि शेक करने से पहले या चार्ज के ट्रांसफर होने से पहले नेट चार्ज ऑन बॉडी कितना था? तो हम जानते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6, मतलब Q1 से लेके Q6 तक ऐड कर दो, इतना चार्ज था। यस और नो? अब मैं पूछूं यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, तो आप कहोगे कि सर चार्ज बाहर थोड़ी निकला है, अभी भी चार्ज अंदर ही है और उतना ही है जितना पहले था, बस चार्ज आगे पीछे हो गए। जो Q1 ऊपर था वो नीचे चला गया, Q2 ऊपर था Q2 कहाँ गया? Q2 ऊपर था वो नीचे आ गया, मतलब जो चार्ज थे वो आपस में ट्रांसफर हो गए। तो नेट चार्ज तो अभी भी वही रहेगा, Q1 प्लस Q2 अप टू Q6। पॉइंट समझ में आ रहा है? और ये आता है आपके पेपर में कि इफ द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, then this property belongs to which of the following? Option A, conservation of charge, option B, additivity of charge, option C, attraction and repulsion of charge, and option D, quantization of charge. And you have to take one correct answer out of it. अभी पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये नहीं पूछेगा कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बिलोंग्स टू विच प्रॉपर्टी, ना, उसी में से ये छोटा सा स्टेटमेंट पूछेगा कि द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट वेदर इट मूव और ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और नॉट। ये वाली प्रॉपर्टी है, ये पॉइंट किस प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, एंड यू हैव टू गिव ए परफेक्ट आंसर। लाइन समझ में आ रही है? तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। इसे नोट करते हैं फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो एक बार जरा यहाँ ध्यान दीजिए क्या कहती है डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये स्टेटमेंट हम समझ भी चुके हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ। अब जरा दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए क्या कह रहा है। द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो इस वाले स्टेटमेंट को खासकर आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट समझ में आया तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटे क्वांटाइजेशन में जो क्वांट है इसका मतलब होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा मतलब वो हिस्सा जहां से हर चीज की स्टार्टिंग हुई है। दैट्स वाई द वर्ड क्वांटम यूज। ओके, तो वहीं से उठाया गया है क्वांटा, क्वांट या क्वांटम। है क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम जानते हैं होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, तो आप कहोगे 1। सबसे छोटा इंटीजर कौन है, तो आप कहोगे -इन्फिनिटी। इसी तरीके से सबसे छोटा चार्ज कितना होगा, तो बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं सर 0 हो जाएगा, 1 बोल दो, 2 बोल दो, लेकिन ऐसा नहीं है। चार्ज एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब है जो दुनिया का सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है उस पे जितना चार्ज है वो दुनिया का सबसे कम चार्ज है। उससे ज्यादा कर सकते हैं लेकिन उससे कम कर ही नहीं सकते, वहीं से स्टार्टिंग होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? और वो है इलेक्ट्रॉन, जिस पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वहीं से उठाई गई है ये क्वांटाइजेशन। ठीक, और यही स्टेटमेंट है क्वांटाइजेशन का कि द मिनिमम चार्ज, जो सबसे कम चार्ज हो सकता है, जो सबसे मिनिमम चार्ज हो सकता है, प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
समझ में आ गई बात? तो लिखते हैं पहले स्टेटमेंट को। अब जरा यहां देख लीजिए बेटे क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द मिनिमम चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये है जहां से स्टार्टिंग होगी चार्ज की, मतलब दिस इज द मिनिमम चार्ज, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। और इसको ना ही हम आधे हिस्से में बांट सकते, ना इसका 1.9 कर सकते, ना 1.8, बिकॉज इट कांट बी डिस्ट्रॉय, इसको तोड़ा नहीं जा सकता और इसको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। इट कांट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉय, दोनों ही नहीं किए जा सकते, दोनों ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो अब जो बता रहा हूं बेटे उसे जरा ध्यान से सुनिए। आज तक हम क्या समझते थे कि अगर किसी चीज को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उस पर प्रोटॉन डाल दो, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो हमने इस पर प्लस चार्ज डाल दिया तो ये बॉडी प्लस हो गई। वहीं अगर किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना है तो उस पर इलेक्ट्रॉन डाल दो, वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन इज द रीजन behind which a body can become a positive charge as well as negative charge। इलेक्ट्रॉन यानी ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल ही वो कारण है जिसकी वजह से कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है और कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज हो सकती है, दोनों ही। कैसे? अब जरा इस बारे में बात कर लेते हैं। बेटे एटम की नेचर होती है, या तो वो डोनर होता है या वो गेनर होता है, ये तो हम सब केमिस्ट्री में जानते हैं। अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो वो डोनर कहलाता है, और किसी का इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो क्या कहलाता है? गेनर या एक्सेप्टर। दोनों ही नाम से हम इसे जानते हैं, हाँ या नहीं? अब जरा इस बात पे गौर कीजिए। अब अगर हम बात करें एक नॉर्मल एटम की, जैसे सोडियम ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर जो है बेटे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बताता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब इस एटम के अंदर इतने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, और एक एटम के अंदर जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होते हैं। मतलब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर मैं कहूं कि इस पे प्लस का चार्ज कितना है तो आप कहोगे +11, और इस पे माइनस का चार्ज कितना है तो वो भी -11, तो नेट चार्ज इस पे कितना हो गया? 0। अब क्योंकि सोडियम एक डोनर एटम है, इसका मतलब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन नहीं, जिसकी वजह से इस पे चार्ज प्लस का कितना है? 11। लेकिन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 11 के 10, तो माइनस के 10, और यहां कितना चार्ज बचा? +1। इसका मतलब जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन के आने की वजह से नहीं, प्रोटॉन आ ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हम किसी एटम में प्रोटॉन को ऐड कर दें। इट इज ओनली पॉसिबल टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन और टू ऐड ए इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को डाला जा सकता है, प्रोटॉन को ना तो निकाला जा सकता है ना ही ऐड किया जा सकता है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगी। जितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करती चली जाएगी, मान लो इसने 10 की जगह एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया होता तो 9, अब यहां पे कितना चार्ज आ जाता? +2। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करती चली जाएगी उतना ज्यादा इस पे पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट होता चला जाएगा। पॉइंट समझ में आया? और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पेपर में आया है कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, बताओ किस कारण से? पहला, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, दूसरा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तीसरा उसके अंदर प्रोटॉन ऐड कर दिए, चौथा उसमें से प्रोटॉन निकाल लिए। तो हम जानते हैं ना तो प्रोटॉन को ऐड किया जा सकता है ना ही निकाला जा सकता है। केवल इलेक्ट्रॉन को निकाल लेने से, मतलब कोई एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और किसी के अंदर ऐड हो जाए। एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन हम जानते हैं कि एक्सेप्टर है, एटॉमिक नंबर है 17, तो इसके मतलब प्लस के 17 चार्ज। अब क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो जितना +17 है उतने ही -17, मतलब जितने प्रोटॉन इसके पास हैं उतने इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो प्लस के 17 प्रोटॉन की वजह से माइनस के 17 इलेक्ट्रॉन की वजह से नेट चार्ज कितना हुआ? 0। अब क्योंकि एक एक्सेप्टर एटम है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो 17 इलेक्ट्रॉन की बजाय अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, जिसकी वजह से इस पे एक्स्ट्रा -1 चार्ज आ गया। इसका मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता चला जाएगा उतना ही ये नेगेटिवली चार्ज होता चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ही वो कारण है, दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड विच ए बॉडी कैन बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज और ए बॉडी कैन बिकम ए नेगेटिवली चार्ज। पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि जब किसी बॉडी को हम निगेटिव चार्ज करते हैं तो क्या उसका मास बढ़ता है? यस। जैसे जैसे उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते चले जाएंगे तो उनका मास भी तो उसमें ऐड होता जा रहा है। और जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो क्या उसका मास बढ़ता है या घटता है? हम जानते हैं जब भी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, निकल जाएंगे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो नेट मास है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते चले गए उतना मास उसका कम होता चला गया। तो इसका मास है वो क्या हो जाएगा बेटे? रिड्यूस हो जाएगा। वहीं इस केस में इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। होता बहुत कम है, नेग्लिजिबल, लेकिन होता है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। ओके, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, और एक ये बॉक्स है, ये खाली है, ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ओके, और मैं चाहता हूं कि आप इसे एक एक करके, मतलब मिनिमम चार्ज देके चार्ज करना स्टार्ट करें। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां ऐड कर दिया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहां ऐड कर देंगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां ऐड कर दिया। इस तरीके से इसको हम चार्ज करते चले जाएंगे। यस और नो? अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मिनिमम करके चार्ज करना चाहूं तो पहले मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, फिर दो दूंगा, फिर तीन दूंगा, तो इस पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, इसको E माइनस बोल देते हैं। तो मान लो मैंने इसको n इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो नेट चार्ज पे कितना आ जाएगा? n इंटू E माइनस, हाँ या नहीं? अरे भाई, दो इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 2E, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तीन दिए तो 3E, n इलेक्ट्रॉन दिए तो कितना हो जाएगा? Ne माइनस। अब हम ये बात जानते हैं कि जैसे जैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे ये उतना ही पॉजिटिवली चार्ज होता चला जाएगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जाएंगे तो ये उतना ही नेगेटिवली चार्ज होता चला जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का एक कोई फॉर्मूला बनाना चाहूं तो इट कुड बी लाइक कि Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। पॉइंट समझ में आ रहा है? जिसमें प्लस Ne इसके लिए और माइनस Ne इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते चले जा रहे हैं। ऐसे ही कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है और इसी तरीके से कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कह सकता हूं कि दुनिया की कोई भी बॉडी जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज है, इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही तो होगा। n की वैल्यू 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो। समझ में आ रही है बात? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि पहले एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर दूसरा ले लिया, फिर तीसरे का हाफ इलेक्ट्रॉन ले लिया? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इट कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मैं आधा इलेक्ट्रॉन काट के अलग नहीं कर सकता, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है? मुझे हर बार इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही ऐड करना पड़ेगा अगर इसको मिनिमम करके चार्ज करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकती है, हाँ या नहीं? और क्या नहीं हो सकती? n की वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती, 1.8 नहीं हो सकती, 1.9 भी हो सकती, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्वांटाइजेशन केवल इतना स्टेटमेंट नहीं है, ये फॉर्मूला भी क्वांटाइजेशन का ही हिस्सा है। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि क्वांटाइजेशन में भी ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और चार्ज ऑप्शन आपको दे देंगे, एडिटिविटी दे दिया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दे दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दे दिया, अट्रैक्शन रिपल्शन ऑफ चार्ज दे दिया, और यू हैव टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पेपर में क्वेश्चन स्टेटमेंट से डायरेक्टली पूछें ये जरूरी नहीं, हम अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, पेपर में आ सकता है। इज दैट क्लियर? तो पहले इसे नोट कीजिए, फिर वो स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं जो पेपर में आ जाता है। तो जरा एक बार इसे देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और मैथमेटिकली Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne, where n should be 1, 2, 3 and so on, any natural number. Clear? इसे नोट कीजिए and then let's start doing some numericals on this quantization of charge. तो क्वेश्चन नंबर 1, calculate the total charge generate by 5 electrons. हाँ जी बेटे, तो पहला न्यूमेरिकल ये रहा आपका, इसको सॉल्व कीजिए। बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है, कैसे करेंगे? तो पहला न्यूमेरिकल ये रहा आपका, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कैलकुलेट द टोटल चार्ज, Q की वैल्यू निकालनी है। ओके, जनरेटेड बाय 5 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कितनी दे दी? 5। हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? Ne, n की वैल्यू दे दी 5, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 16 पंजे 80, तो 8.0 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बिल्कुल बेसिक आंसर, ठीक है? इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। कैलकुलेट द टोटल चार्ज प्रेजेंट बाय 6.25 into 10 to the power 18 electrons.
ट्राई कीजिए। आप कहेंगे सर ने तो 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला सॉल्व करवाया, हमें कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इट्स इजी क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को या इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को तैयार करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है कि 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 की वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। बिल्कुल बेसिक। और इसका रेसिप्रोकल भी है कि 1/6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब हम इसे एक सेकंड से पहले सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट द टोटल चार्ज, क्यू की वैल्यू निकलवा रहा है। ओके, प्रेजेंट बाई इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो हम जानते हैं इनकी वैल्यू उसने दे दी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 और हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू इक्वल टू क्या होता है NE, N की वैल्यू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्या बताया था मैंने, Q इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 1/6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 या 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 को क्या लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, जो चाहे वो लिख दो। तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 को मैं लिख सकता हूं 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू, और ये एज इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इससे ये पूरा कट गया, क्योंकि वैल्यू आ गई 1 कूलम्ब। बताओ मुश्किल था क्या, आसान था? चलो इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब जरा इसे करके दिखाइए, एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए। ट्राई किया? चलो अब करते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। इस बार n की वैल्यू निकलवा रहा है और प्रेजेंटेड बाय 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज। q की वैल्यू कितनी दे दी बेटे 2 कूलम्ब। तो हम जानते हैं q इक्वल टू क्या होता है Ne, जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसे लेफ्ट में रख लिया, n की वैल्यू निकालनी है तो e को उधर ले गए। q अपॉन e, q की वैल्यू कितनी दी है बेटे 2 अपॉन e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, अब हम चाहें तो इससे इसे डिवाइड करके तब सॉल्व कर सकते हैं, और हम चाहें तो हम जानते हैं कि 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 की वैल्यू पूरी की पूरी कितनी होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो 2 को तो एज इट इज रखो और 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इस पूरे की जगह मैं ये टर्म रख सकता हूं, हाँ या नहीं? और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 6 12.5 इंटू 10 टू द पावर 18। These are the number of electrons। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना, क्योंकि ये नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती। इजी। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। चलिए ट्राई करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंटेड बाय 5 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 5 कूलम्ब ऑफ चार्ज बिल्कुल बेसिक है, जैसे ये वाला किया वैसे ये करेंगे। एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए। ट्राई किया? कैसे करना है? Q इक्वल टू डायरेक्ट कर देते हैं Ne, क्या निकलवा रहा है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो n की वैल्यू निकलवा रहा है Q अपॉन E। n इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी थी बेटे 5 कूलम, तो लिख दिया हमने 5 अपॉन E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। n इक्वल टू इसको ऊपर ले जाओ तो 5 इंटू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 की पूरी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। क्लियर? इजी था? चलो तो एक क्वेश्चन और देता हूं, देखते हैं ये वाला कर पाते हो या नहीं। कैलकुलेट टोटल चार्ज प्रेजेंट इन 1 कप ऑफ वाटर। 1 कप ऑफ वाटर, और 1 कप पानी में लगभग 250 ग्राम वाटर आता है। तो कीजिए, लेट्स ट्राई। एक बार खुद से पॉज करके ट्राई कीजिए। फॉर्मूला इसमें भी यही लगेगा Q इक्वल टू Ne, लेकिन थोड़ी सी केमिस्ट्री की हेल्प आपको इसमें लेनी पड़ेगी। एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई किया? चलो मैं बताता हूं आंसर कितना है इसका। बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना है 0। अगर कभी भी बोल दे कैलकुलेट द टोटल चार्ज, तो हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल हो, एटम हो, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जब वो टोटल चार्ज के बारे में बात करेगा तो वो 1 मार्क के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। नेट चार्ज किसी भी चीज पे, चाहे वो कोई सी भी बॉडी हो, कोई सा भी एटम हो, हमेशा कितना रहेगा 0। लेकिन अगर वो यहां टोटल हटा के एक वर्ड लिख दे आइदर चार्ज, मतलब या तो पॉजिटिव बताओ या निगेटिव बताओ, तो ये क्वेश्चन 1 नंबर से 3 नंबर में कन्वर्ट हो गया। पॉइंट समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन अब छोटा नहीं रहा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर आप सॉल्व करने बैठ गए तो अप्रोक्सीमेटली 1 पेज पूरा ले जाएगा आपका। समझ में आ रही है बात? अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से, किस पैटर्न को हमें फॉलो करना है, उस पर फोकस करते हैं। तो पहले इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए
अब हमें करना क्या है कि या तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताना है या नेगेटिव चार्ज के बारे में बताना है। हम जानते हैं एटम पे जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव, तो वो दोनों में से एक पूछ रहा है कि भाई या तो पॉजिटिव बता दो या नेगेटिव बता दो। कैसे करते हैं, अब जरा इस बात को ध्यान दीजिए। अगर मैं H2O की बात करूं बेटे, तो H2O का एटॉमिक नंबर मतलब टोटल Z कितना है, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पे मौजूद हैं, उसको बोलते हैं Z टोटल। तो हाइड्रोजन के 2 प्लस ऑक्सीजन के 8, एटॉमिक नंबर डज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो एक हाइड्रोजन पे 1 होता है, यहां 2 हाइड्रोजन है H2, तो इसलिए मैंने 2 ले लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां कितने हो गए, 10। इसके अलावा अगर मैं मोलर मास की बात करूं H2O का, तो 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 and 2 कितना हो गया बेटे, 18। इसका मोलर मास भी मिल गया। वेट में कितना दिया है, तो जवाब है 250 ग्राम। हाँ या नहीं। अब हम ये बात जानते हैं कि जितना मोलर मास होता है, अगर उतने ही ग्राम वो ही मॉलिक्यूल ले लें तो वो किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, जिसकी वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23 होती है। ये केमिस्ट्री चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाँ या नहीं। क्लास 11th में भी था, 12th में भी है। अब हम जानते हैं कि मोलर मास अगर 18 है, तो अगर मैं 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स लेता हूं तो उसमें इतने एटम मिलेंगे। 18 ग्राम में इतने हैं, तो 1 ग्राम में कितने मिलेंगे, तो जवाब है 6.022 into 10 to the power 23 अपॉन 18, है नहीं। 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने। 1 ग्राम में कितने हैं, इतने। पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, 1 ग्राम में अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 250 ग्राम में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 ग्राम में इतने हैं, तो 250 ग्राम में कितने होंगे बेटे, तो इसके 250 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6.022 into 10 to the power 23 अपॉन 18 into 250, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। और एक मॉलिक्यूल पे कितना टोटल चार्ज है, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 10। एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O पे 10 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं। इतने सारे H2O मॉलिक्यूल्स पे कितने होंगे, तो अगर एक मॉलिक्यूल पे 10 है तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल यानी n की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ या नहीं। और n की वैल्यू कैसी होगी, 6.022 into 10 to the power 23 up into 250, सॉरी into 250 अपॉन 18 into 10, ये निकल गई n की वैल्यू। और Q इक्वल टू क्या होता है बच्चा, Ne, और n की वैल्यू ये रही 6.022 into 10 to the power 23 into 250 अपॉन 18 into 10 और into E माइनस। और E माइनस की वैल्यू हम सब जानते हैं कितनी होती है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये महाभारत आपको रचनी पड़ेगी अगर आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट आइदर चार्ज, कोई सा भी एक निकाल दो। ये तो है इसका बेसिक फंडामेंटल। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ट्रिक किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन कंसेप्ट इस तरह के किसी भी क्वेश्चन के साथ डील करने में हेल्प करेगा। तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद एक सिंपल सी ट्रिक, ताकि इस तरह के किसी भी न्यूमेरिकल के डील कर सके। क्या ट्रिक है वो, इसका सिंपल सा ट्रिक है W/mn into Na into Z total into E माइनस। वो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो ये करना है, ठीक। और ध्यान रखना, जो W है वेट, यानी वो हमेशा किस में लेना है बच्चा, ग्राम में। किलोग्राम में दिया हो तो भी ग्राम में कन्वर्ट करके रखो, समझ में आ रही है। अब ये वैल्यू सारी यहां रख दो, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। W की वैल्यू 250, देखो ये रही। mm की वैल्यू 18, ये रही। Na 6.022 into 10 to the power 23। Zt यानी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कितने थे, 10, और E माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19। मतलब इससे सीधा ये बनेगा, ये ऊपर से नीचे तक कुछ भी सॉल्व करने की नीड नहीं है, लेकिन तब केवल जब ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ होगा। अगर क्वेश्चन की टोन चेंज हो गई तो फिर से सारा कंसेप्ट लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो फॉर्मूला यानी ट्रिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात भी हमारी समझ में आ गई। और ये कंसेप्ट यानी कि ये फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ, कहां से आया, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये रहा वो पूरा मेथड। तो आई थिंक दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। अब एक लाइन में आप लगा के फॉर्मूले को और आंसर भी निकाल सकते हैं। और मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर आपने आंसर सही निकाल दिया, वेदर यू आर यूजिंग दिस मेथड कंप्लीटली और दिस शॉर्ट मेथड, आपको नंबर हमेशा बोर्ड में पूरे मिलेंगे, कहीं नंबर नहीं कटते। इज दैट क्लियर? इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। कैलकुलेट आइदर चार्ज ऑफ ए 2 kg
कॉपर पेनी, मतलब कॉपर का जो फ्राई पैन है वो 2 kg का है, उस पर आपको आइदर चार्ज बताना है। फिर से अगर टोटल चार्ज पूछ ले तो आंसर कितना आएगा? 0। टोटल चार्ज अगर पूछता है तो जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। लेकिन आइदर पूछ लिया तो आपको निकालना पड़ेगा। अब एक बार ट्राई कीजिए खुद से, फिर मैं करवाता हूं। ठीक, ट्राई करो, ट्राई करो। ट्राई किया? कैसे करना है? तो जवाब वेट हमें दे दिया कितना? 2 kg। अब kg को पहले तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2000 ग्राम, सीधे 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। इसके अलावा कॉपर दिया है, इसका Z कितना होता है? 29। इसका मास कितना होगा? अगर मैं मास की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 63 पॉइंट समथिंग होता है, बट अभी मुझे यही याद है। ओके, अब फॉर्मूला लगा दो। अगर आपसे पूछता है टोटल चार्ज तो Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? W अपॉन mm इंटू Na इंटू Z टोटल इंटू E माइनस। W की वैल्यू कितनी है बेटे? 2000 अपॉन मोल मास है 63, Na था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, Z है हमारा 29 और E है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ये आ गया आपका नेट चार्ज। इजी पीजी, मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, 12th के बच्चे हैं। चलिए, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आई थिंक चार्ज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे चार्ज टॉपिक एंड हो जाता है। अब चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि दो चार्जेस एक दूसरे के सामने अगर आते हैं तो फोर्स तो लगाएंगे, चाहे अट्रैक्शन की लगाएं या रिपल्शन की लगाएं। सवाल है कितनी? इस सवाल का जवाब दिया था कूलम्ब्स ने। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी कि हाउ मच फोर्स टू चार्जेस कैन अप्लाई ऑन ईच अदर। दो चार्जेस एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा सकते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। तो होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो एंड यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सो मीट यू सून। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।